आलसी ब्राह्मण की चतुर पत्नी। पुराने समय की बात है। मीरापुर राज्य में शंकरानंद नाम का एक आलसी ब्राह्मण रहता था। आलसी होने के साथ साथ वह निरा बुद्धू भी था। वह जितना बुद्धू और आलसी था, उसकी पत्नी मोती उतनी ही बुद्धिमान और फुर्तीली थी। एक दिन मोती शंकरा से बोली, सुनो जी, तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी अब मुझसे नहीं खींची जाती। तुम तो सारा दिन चारपाई पर लेटे खर्राटे भरते रहते हो और मैं एड़ी चोटी का जोर लगा के खून पसीना एक करके तुम्हारा पेट भरती हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? बस अब बहुत हो चुका। अब कुछ कमाओ धमाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। शंकरानंद बोला, अरे मोती, ऐसा गजब ना करना। तेरे सहारे ही तो मेरे घर की नैया चल रही है। क्या तू मुझे बीच मझधार में छोड़कर चली जाएगी? मोती बोली, इसके सिवाय अब और चारा भी तो नहीं है। अब तो कुछ काम धाम करो, मैं तभी यहाँ रहूंगी, वरना। शंकरानंद ने बीच में ही मोती की बात काट कर कहा, वरना से आगे कुछ मत बोलना मोती। अरे आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। इसलिए पूजा पाठ मैं कर नहीं सकता और धन मेरे पास है नहीं। जो कोई व्यापार ही कर लूँ। जादू भी नहीं जानता कि छू मंतर करके गरीबी दूर भगा लूँ। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करूं तो क्या करूं। मोती बोली, अरे जादूगर न सही, ज्योतिषी ही बन जाओ। शंकरानंद बोला, लेकिन ज्योतिष विद्या के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता। मोती बोली, अरे ज्योतिषी बनने में भला क्या लगता है? ब्राह्मण तो तुम हो ही, माथे पर चंदन का तिलक लगा लो, कुछ पोथी पत्रे पास रख लो और घर के बाहर लोगों का भाग्य बांचने में बैठ जाओ। शंकरानंद बोला, मोती, तूने तो ऐसा कह दिया जैसे ज्योतिष कोई खेल हो। ज्योतिष बनने के लिए ग्रह गोचर का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो किसी को कुछ बताओ और वो बात पूरी ना हो तो समझो आ गई ज्योतिषी की आफत। मोती बोली, ग्रह गोचर जानने की क्या आवश्यकता है? बस 7 दिनों के नाम याद कर लो। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। इसके अलावा राहु और केतु। धड़ हुआ तो राहु और सिर हुआ तो केतु। बस यही कुछ सीखकर भी तुम सफल ज्योतिषी बन सकते हो। शंकरानंद कहने लगा, मोती, लगता है आज तो मुझे ज्योतिष बनाकर ही छोड़ेगी। मोती बोली, देखो जी, आज तक आप अपनी मर्जी की ही करते रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज से आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। शंकरानंद ने पूछा, अच्छा बताओ, आखिर मुझे करना क्या है? तब मोती ने उसे अपनी योजना समझाई। फिर शंकरानंद कहने लगा, अच्छा मोती, जैसा तुम ठीक समझो करो। मोती उसी समय अपने पड़ोसी प्यारे के यहाँ पहुंची। वहां पहुंचकर वे प्यारे की पत्नी ललिता से बोली, ललिता, जानती हो कल रात क्या हुआ? कल रात ज्योतिषी की देवी ने साक्षात दर्शन देकर मेरे पति को ज्योतिष विद्या का प्रकांड पंडित बना दिया। अच्छा, हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ। ललिता बोली, चलो अच्छा हुआ। अब तुम्हारा निखट्टू पति कुछ कमाई धमाई तो कर सकेगा। इस प्रकार मोती आसपास के कई घरों में जाकर यह समाचार फैलाई। घर वापस लौटकर वह शंकरानंद से बोली, देखो जी, मैं तुम्हारी ज्योतिष विद्या के डंके घर पर बजा आई हूँ। अब तुम मेरी चतुराई का कमाल देखना। उसी रात मोती अपनी पड़ोसन ललिता के यहाँ पहुंच गई और आंगन में बंधी उसकी गाय को खूंटे से खोलकर पास ही के बाग में एक पेड़ से बांध आई। इस प्रकार उसने कई पड़ोसियों की गाय भैंस और घोड़े खोलकर गांव में इधर उधर बांध दिए। सुबह होने पर ललिता ने जब गाय को खूंटे से गायब पाया तो वह कहने लगी, अजी सुनते हो, हमारी गाय खूंटे पर नहीं बंधी हुई है। लगता है रात को कोई चोर उसे खोल कर ले गया है। उसका पति प्यारे हक्का बक्का सा बाहर आया और कहने लगा, अरे यह तो सचमुच ही गाय का खूंटा खाली पड़ा है। ललिता दुखी होते हुए कहने लगी, हाय, ना जाने कौन कसाई मेरी गाय को ले गया। सहसा उसे ध्यान आया कि कल मोती कह रही थी कि उसके पति शंकरानंद को ज्योतिष की देवी ने साक्षात दर्शन देकर उसे ज्योतिष विद्या का प्रकांड पंडित बना दिया है। क्यों ना शंकरा से जाकर पूछूं कि मेरी गाय कहाँ गई, उसे कौन खोल कर ले गया। वह तुरंत ही उठी और आंसू पोंछकर मोती के घर की ओर चल पड़ी। ललिता को अपने घर की ओर आता देखकर मोती शंकरानंद के कान में फुसफुसाई, लो जी, तुम्हारा पहला ग्राहक चला आ रहा है। ललिता शंकरानंद के पास आकर बोली, पंडित जी, कल रात कोई मेरी गाय को चुरा कर ले गया है। आप जरा अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताइए कि मेरी गाय कहाँ है, वो हमें वापस मिलेगी या नहीं। मैं अभी अपनी पोथी पत्रे देखकर बताता हूँ। शंकरानंद पोथी पत्रा खोलकर बैठ गया और ऐसा नाटक करने लगा जैसे वह बहुत ज्ञानी है।
उसने एक कागज पर कुछ लकीरें खींची, उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया, फिर कहने लगा, ललिता भाभी, तुम्हारी गाय को जो चोर रात को खोल कर ले गया था, वह गाय को पास ही के बाग में बांध आया है। जाओ बाग में से अपनी गाय खोल लाओ। ललिता बोली, मैं अभी बाग में जाकर गाय को खोल कर लाती हूँ, लेकिन पंडित जी एक बात तो बताइए, ये कमीनी हरकत हमारे साथ की तो किसने की? शंकरानंद बोला, ललिता भाभी, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी, यही क्या कम है? फिर चोर का नाम पूछने से क्या फायदा? ठीक है, तब मैं अभी बाग में जाकर देखती हूँ। यह कहकर ललिता और उसकी पति उसी समय दौड़ दौड़े बाग में पहुंचे। अरे यह तो सचमुच ही हमारी गाय यहाँ बंधी हुई है। इसका मतलब है कि शंकरानंद सचमुच ज्योतिषी बन गया है। उसकी बताई बात बिल्कुल सच निकली है। प्यारे और ललिता बाग में से अपनी गाय खोल लाए। गाय को घर पर बांधकर वो दोनों शंकरानंद के पास पहुंचे और कहने लगे, शंकरानंद भाई, तुम्हारी दया से हमारी खोई हुई गाय बाग में मिल गई। ललिता ने 2 चांदी के सिक्के निकाले और शंकरानंद को देते हुए कहा, शंकरा भाई, तुम्हारी कृपा से हमारी खोई हुई गाय वापस मिली है, अतः लो, यह हमारी ओर से कुछ भेंट स्वीकार करो। ललिता भाभी, इसकी क्या आवश्यकता है, पर जब तुम इतने अपनेपन से दे रही हो तो ले ही लेता हूँ। रात में मोती जिन जिन के पशुओं को चोरी से इधर उधर बांध आई थी, वो सभी भी अपने खोए पशु के बारे में शंकरानंद से पूछने आए। शंकरानंद के द्वारा बताए स्थान पर ही उन सभी के पशु बंधे मिल गए। यह देखकर गांव वाले कहने लगे, शंकरानंद तो पक्का ज्योतिषी बन गया है। उस रात को मोती ने शंकरानंद से कहा, देखा मेरी चतुराई का कमाल, एक ही दिन के भेंट के रूप में 15 चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए। शंकरानंद भी खुश होते हुए कहने लगा, मोती, यह तो सचमुच ही कमाल हो गया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन में घर बैठे इतनी कमाई हो जाएगी। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन अगले दिन ही उनकी खुशी कपूर की तरह उड़ गई जब कल्लो धोबी उनके पास आया और कहने लगा, पंडित जी, मेरा गधा खो गया है। मैं उसे खोज खोज कर हार गया हूँ, पर वह कहीं नहीं मिला। आप जरा पोथरी पत्रा देखकर बताइए कि मेरा गधा मिलेगा या नहीं। अब तो शंकरानंद की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह सोचने लगा, कल तो मोती लोगों की गाय व अन्य पशु चुराकर जगह जगह बांध आई थी, इसलिए मेरे बताए स्थानों पर लोगों के पशु मिल गए थे। इसका गधा तो मोती कहीं बांध कर नहीं आई, तो इसको इसके गधे के बारे में कैसे बताऊं? शंकरानंद की परेशानी भांपकर मोती कल्लो धोबी से बोली, गधे के बारे में ज्योतिष लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इसके लिए आज रात को माँ जगदम्बा की पूजा करनी पड़ेगी। ज्योतिषी जी कल सुबह तुम्हें गधे के बारे में तुम्हें बताएंगे। ठीक है पंडित जी, मैं कल सुबह फिर पूछने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वह निराश सा वापस चला गया। उसके जाने के बाद शंकरानंद कहने लगा, भाग्यवान, अब क्या होगा? कल कल्लो जब आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? कल तो सबके सामने हमारे झूठ की पोल खुल जाएगी। वह सारा दिन इन दोनों का परेशानी में ही बीता। रात को सोने के लिए चारपाई पर लेटे तो नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अभी वे दोनों इसी उधेड़-बुन में थे कि उन्हें गधे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे, लगता है घर के बाहर कोई गधा रेंक रहा है। दोनों दरवाजा खोलकर उसी समय बाहर आए। देखा तो कल्लो धोबी का खोया हुआ गधा वहां खड़ा था। यह देखकर वह कहने लगे, चलो, भगवान ने लाज रख ली, जल्दी से इस गधे को बांध लो। कल जब धोबी आएगा तो उसे उसका गधा सौंप देना। शंकरानंद ने आगे बढ़कर गधे को बाहर बांध दिया। सुबह जब कल्लो उनके पास आया तो शंकरानंद कहने लगा, कल रात मैंने माँ जगदम्बा का जाप किया था, जिसके तप के प्रभाव से तुम्हारा गधा जहाँ था वहां से सीधे मेरे यहाँ खींचा चला आया। लो, अपना गधा संभालो। कल्लो धोबी कहता है, वाह ज्योतिषी जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। फिर वह गधे के सिर पर हाथ फेरता है, पंडित जी को दक्षिणा देकर घर लौट आता है। अब तो शंकरानंद की ज्योतिष विद्या की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। मीरपुर के राजा मीर सिंह के कानों में यह बात पहुंची। राजा कहने लगे, अरे, हमारे राज्य में इतना ज्ञानी ज्योतिषी रहता है, यह तो हमें पता ही ना था। जाओ, कोई उसे बुलाकर हमारे पास लाओ। आदेश पाकर एक सेवक शंकरानंद के पास पहुंचा और कहने लगा, शंकरानंद जी, तुम्हें महाराज ने दरबार में बुलाया है। कुछ सोचकर वह सेवक से बोला, ठीक है, तुम चलो, अभी तैयार होकर दरबार में उपस्थित होता हूँ। यह सुनकर सेवक चला गया। अब बदहवास सा शंकरानंद मोती के पास पहुंचा और कहने लगा, मोती, अभी अभी दरबार से राजा मीर सिंह का सेवक मुझे बुलाने आया था।
राजा मीर सिंह ने मुझे ना जाने क्यों दरबार में बुलाया है, मोती कहने लगी। राजा मीर सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, वह तो महामूर्ख है। हर समय वह मूर्खों और चपलूसों से घिरा रहता है। तुम्हें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो, दरबार में जाकर तुम वही करना जो मैं तुम्हें समझाती हूँ। यह कहकर मोती ने धीरे से उससे कुछ समझाया। फिर शंकरानंद धड़कते हुए दिल से दरबार में मीर सिंह के सामने पहुंचा और कहने लगा, प्रणाम महाराज। राजा बोला, शंकरानंद, हमने सुना है तुम ज्योतिषी शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता हो। शंकरानंद बोला, आपने सही सुना है महाराज। राजा बोला, तो फिर तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हारी ज्योतिषी विद्या की परीक्षा लेंगे। शंकरानंद ने सोचा, अब तो मर गई। मीर सिंह ने तत्काल ही अपनी मुट्ठी में कुछ दबाया, कहने लगा, शंकरानंद, अपनी ज्योतिष विद्या से बताओ, इस समय हमारी मुट्ठी में क्या बंद है। शंकरानंद ने भविष्य से आंखें बंद कर ली और घबराहट में उसके मुंह से निकला, हाय रे मोती, अब तो गया। यह शंकरानंद का सौभाग्य था कि मीर सिंह ने अपनी मुट्ठी में एक मोती बंद किया था। शंकरानंद के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर राजा कहने लगा, मान गए तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ कुशल ज्योतिषाचार्य भी हो। हमारी मुट्ठी में सचमुच मोती ही था। अब शंकरानंद ने चैन की सांस ली। तभी मीर सिंह ने दरबार में घोषणा की, हम आज से शंकरानंद को राजकीय ज्योतिषाचार्य और अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हैं। यह सुनकर शंकरानंद खुशी से उछलता हुआ घर वापस लौटा और सारी बात अपनी पत्नी मोती को बताई। यह सुनकर मोती खुशी से उछल पड़ी। उधर दूसरी ओर राजा मीर सिंह के चारों ओर रहने वाले चापलूस शंकरानंद के विरुद्ध गुप्त मंत्रण कर रहे थे। एक बोला, महाराज ने शंकरानंद को अपना सलाहकार और राज ज्योतिषी बना लिया है, अब तो महाराज शंकरानंद के कहने पर ही चला करेंगे। दूसरा बोला, इस प्रकार तो महाराज की नज़रों में हमारी कीमत कम हो जाएगी। तो तीसरा बोला, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महाराज शंकरा के चंगुल से निकलकर हमारे चंगुल में आ जाए। इस प्रकार धीरे धीरे कई माह बीत गए। मोती और शंकरा अब महल में ही रहने लगे थे। एक दिन जब शंकरा राजा मीर सिंह से मिलने उनके कक्ष के बाहर पहुंचा तो उसने सुना अंदर महाराज के पास कुछ मंत्रीगण बैठे हुए कुछ वार्तालाप कर रहे थे। शंकरानंद द्वार से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। महामंत्री कहने लगा, महाराज, आप इतने दिनों से शंकरानंद को बहुत ज्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, वह इतने आदर का पात्र नहीं है। इस पर राजा बोला, महामंत्री जी, शंकरानंद बहुत ही गुणी व्यक्ति है, उसे मान सम्मान मिलना ही चाहिए। महामंत्री बोला, महाराज, आपका सोचना गलत है। मैंने गुप्तचरों के द्वारा शंकरानंद के पूर्व जीवन के बारे में जांच पड़ताल कराई है, जिससे पता चला कि राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बनने से पहले शंकरानंद महाबुद्धू और अनपढ़ था। महाराज, मुझे तो लगता है वह आपके साथ ठगी कर रहा है। वह ढोंग रचाकर राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बन बैठा है। राजा ने कहा, मगर महामंत्री जी, शंकरानंद के द्वारा बताई सारी बातें सच कैसे निकलती हैं। महामंत्री बोला, महाराज, इसी को तो भाग्य कहते हैं। शंकरानंद ने अंदाजा लगाकर जो जो भविष्यवाणी की वह सच निकली। उसकी ज्योतिषी विद्या का कोई कमाल नहीं है। राजा बोला, महामंत्री जी, कुछ भी हो, हमें तुम्हारी बात का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। कक्ष के अंदर अपने खिलाफ होते षड्यंत्र को सुनकर शंकरानंद के हाथों के तोते उड़ गए। वह उल्टे पांव लौटकर मोती के पास आया और कहने लगा, मोती, राजा से सुख बहुत भोग लिया, लगता है अब हम शीघ्र कोई संकट हमें घेरने वाला है। मोती ने पूछा, आखिर क्या हुआ जो तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। शंकरानंद बोला, मोती, महामंत्री व अन्य लोगों ने मेरे विरुद्ध महाराज के कान भरने शुरू कर दिए। मुझे तो लगता है वे लोग मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने वाले हैं। मोती बोली, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। लगता है इस षड्यंत्र को शय देने वाले महामंत्री जी हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम फिक्र ना करो पंडित जी, मैं कोई ना कोई उपाय सोचती हूँ। अगले दिन राजा मीर सिंह की रानी जब अपने स्नान घर में स्नान कर रही थी तो मोती ने मौके का फायदा उठाकर रानी के मेज पर रखे आभूषणों में से रानी का नौलक्खा हार उठा लिया। फिर सावधानी से एक एक कदम उठाती हुई स्नान घर से निकल गई और शंकरानंद को अपनी योजना बता दी। कुछ देर बाद जब रानी नहाकर बाहर निकली और वस्त्र पहनकर मेज पर रखे आभूषणों पर अपनी दृष्टि डाली तो वो अपना नौलक्खा हार ढूंढने लगी। रानी ने हार को बहुत ढूंढा पर नौलक्खा हार नहीं मिला। वह उदास सी मीर सिंह के कक्ष में पहुंची तो राजा कहने लगा, क्या बात है रानी, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है। रानी बोली,
महाराज, मेरा नौलखा हार खो गया है। राजा हैरान होकर बोला, क्या वह तो हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा था, खानदानी हार था। मीर सिंह ने उसी समय एक सेवक को आदेश दिया, जाओ इसी समय राज ज्योतिषी शंकरानंद जी को बुलाकर लाओ। सेवक उसी समय शंकरानंद को बुलाने चला गया। इधर दूसरी ओर मोती योजना अनुसार महामंत्री के घर पर उसकी पत्नी के पास पहुंची और कहने लगी, बहन रथ में बैठकर इधर से गुजर रही थी कि प्यास लग गई, तुम्हारा घर सामने देखा तो रथ से उतरकर पानी पीने चली आई। महामंत्री की पत्नी ने कहा, यह तो तुमने बड़ा ही अच्छा किया, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। उसके जाते ही मोती ने झटपट वस्त्रों में छिपा नौलखा हार निकाला, उसे मेज पर रखे फूलदान में डाल दिया। तभी महामंत्री की पत्नी ने पानी लाकर मोती को पिलाया। तत्पश्चात मोती कहने लगी, बहन कुछ सुना तुमने, रानी जी का नौलखा हार चोरी हो गया है। महामंत्री की पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या रानी जी का नौलखा हार चोरी हो गया है? लेकिन हार चोरी कैसे हो सकता है? उधर मीर सिंह का सेवक शंकरानंद के पास पहुंचा और कहने लगा, राज ज्योतिषी जी, आपको महाराज ने इसी समय बुलाया है। शंकरानंद ने अपनी पोथी पत्ते उठाए और उसी समय मीर सिंह के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा बोला, राज ज्योतिषी जी, हमारी रानी का नौलखा हार चोरी हो गया है। आप पत्रा देखकर यह बताइए कि यह करतूत किसकी है? नौलखा हार किसने चुराया है? शंकरानंद तुरंत ही अपनी पोथी पत्रे खोलकर बैठ गया और उन्हें पढ़ने का ढोंग करने लगा। पोथी पत्रे देखता हुआ वह बुरी तरह से चौंका। ओहो! राजा ने पूछा, क्या हुआ राज ज्योतिषी जी, आप चौंक क्यों पड़े? शंकरानंद बोला, बात ही कुछ ऐसी है महाराज। तो सुनिए महाराज, मैंने नौलखा हार के चोर का पता लगा लिया है। राजा बोला, तो जल्दी बताओ वह कौन है? शंकरानंद बोला, महाराज नौलखा हार के चोर महामंत्री जी हैं। अब तो राजा भी चौंक गया। क्या महामंत्री जी नौलखा हार के चोर? नहीं नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? शंकरानंद गंभीर होकर बोला, महाराज ग्रह दशाएं ऐसा ही कह रही हैं और ग्रह दशाएं कभी झूठ नहीं बोला करती हैं। राजा बोला, राज ज्योतिषी जी, लगता है इस बार आप कहीं चूक गए हैं, तभी आप यह गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। शंकरानंद बड़े विश्वास के साथ बोला, महाराज शायद आपको मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ इसी समय महामंत्री जी के आवास पर चलिए। मैं आपको वहीं पर बताऊंगा कि महामंत्री ने नौलखा हार कहाँ छुपाया हुआ है। राजा बोला, हाँ यह ठीक रहेगा, लेकिन एक बात याद रखो, तुमने राज्य के महामंत्री के ऊपर नौलखा हार चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। यदि तुम्हारा आरोप गलत निकला तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। तब दोनों रथ में बैठकर उसी समय महामंत्री के आवास की ओर चल पड़े। महामंत्री उन दोनों को अपने यहाँ देखकर बौखला सा गया और कहने लगा, महाराज आप यहाँ? सेवक को आदेश दिया होता तो मैं स्वयं महल में दौड़ा चला आता। राजा बोला, महामंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है जिसके सच और झूठ का निर्णय यहाँ आए बिना कदापि नहीं हो सकता था। महामंत्री ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है महाराज? राजा ने कहा, महामंत्री जी, हमारी रानी का नौलखा हार चोरी हो गया है। राज ज्योतिषी शंकरानंद जी का कहना है कि व्यवहार आपने चुराया है। महामंत्री भी चौंक कर बोला, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भला महारानी के हार की चोरी क्यों करूंगा? महाराज मुझे तो लगता है शंकरानंद जी का दिमाग फिर गया है, जो यह ऐसा झूठा आरोप मुझ में लगा रहे हैं। अब शंकरानंद जी को अभी तक चुप था। महामंत्री जी बोला, महाराज जी, मेज पर जो फूलदान रखा है जरा उसे उठाकर यहाँ लाइए। महामंत्री ने फूलदान शंकरानंद को दे दिया। शंकरानंद ने फूलदान को उल्टा किया और नौलखा हार भार मेज पर आ गिरा। यह देखकर महामंत्री का मुंह भय से सफेद हो गया। मीर सिंह ने कड़क कर महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, यह हार यहाँ कैसे आया? महामंत्री बोला, मैं क्या जानूं महाराज। ये सुनते ही मीर सिंह का क्रोध और भड़क उठा और वह कहने लगा, महामंत्री जी, हार चोरी करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मेरा आदेश है कि महामंत्री जी को अभी इसी समय कारागार में बंद कर दिया जाए। महामंत्री गिड़गिड़ाया, महाराज मैंने हार नहीं चुराया, लेकिन महाराज ने उसकी एक ना सुनी। तभी कुछ सैनिकों ने महामंत्री को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाल दिया। शंकरानंद के साथ राजा मीर सिंह वहां से वापस चला आया। घर आकर शंकरानंद मोती से बोला, मोती, अपने एक शत्रु का सफाया तो हो गया, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मोती ने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शंकरानंद बोला,
मोती महामंत्री को तो अपने जाल में फंसा के हमने कारागार में डलवा दिया, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि अब हमारे विरुद्ध कोई और चाल नहीं चलेगा। महामंत्री के बाकी साथी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और किसी दिन उनकी बातों में आकर राजा मीर सिंह मेरा और सिर कलम करवा सकता है। मोती, तुमने जो खेल शुरू किया है यह खतरे का खेल है। ये खेल हमें और नहीं खेलना चाहिए। मोती बोली, पंडित जी शायद तुम ठीक कह रहे हो। मूर्ख मीर सिंह हमें कभी भी अपना निशाना बना सकता है। मैंने इस खतरे के खेल से बचने का उपाय भी सोच लिया है। मैं आज ही महल में यह बात फैला दूंगी कि बहुत पढ़ने और पूजा पाठ करने से तुम पागल हो गए हो। तब तुम्हें पागल जानकर राजा मीर सिंह तुम्हें राज ज्योतिषी के पद से हटा देगा और हम फिर से चैन की जिंदगी बिता सकेंगे। मोती उसी समय महल में मीर सिंह के पास गई और कहने लगी, महाराज गजब हो गया, राज ज्योतिषी पागल हो गए हैं। यह बात सुनकर राजा ने कहा, क्या ज्योतिषी पागल हो गए हैं? यह सब कैसे हुआ? तब मोती ने रोते रोते राजा मीर सिंह को शंकरानंद के बारे में झूठी कहानी सुना दी। मोती की बात सुनकर राजा कहने लगे, हमें बेहद दुख है कि राज ज्योतिषी पागल हो गए हैं, पर तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम राज ज्योतिषी और तुमसे राज के आवास और अन्य सुख सुविधाएं नहीं छीन लेंगे। तुम लोग पहले की तरह महल में रहते रहोगे। सारी सुख सुविधाएं तुम्हें पहले की तरह ही मिलती रहेंगी। मोती तो यही चाहती थी। वह बोली, महाराज आप बहुत दयालु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर मोती अपने घर लौट आई। उसने सारी बात अपने पति शंकरानंद को बताई। फिर वे दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगली कहानी को लेकर आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।